लखनऊ के रहने वाले राहुल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोएडा में जॉब लग गई। राहुल की अच्छा पोस्ट वाली नौकरी के साथ अच्छा सैलरी भी थी, लेकिन साथ ही अकेलापन भी था जिससे राहुल जूझ रहा था। सर्दी के मौसम में सुबह का जॉगिंग करने में अपना अलग ही मज़ा होता है। राहुल भी सुबह 6 बजे उठकर नोएडा पार्क में जॉगिंग के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेता। इसके बाद 8 बजे तक राहुल अपने फ्लाइट पर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद खुद के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता और फिर ड्यूटी पर निकल पड़ता। शाम 5 बजे तक फिर घर वापस आ जाता। राहुल का रोज का रूटीन यही था। एक बार जनवरी महीने की सुबह ज़्यादा सर्दी के कारण राहुल को बिस्तर से उठने का मन ही नहीं था, लेकिन वो जॉगिंग और एक्सरसाइज के बिना नहीं रह पाता, इसलिए थोड़ा लेट ही सही पास वाले पार्क में जॉगिंग के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर रनिंग के बाद ही राहुल एक तन्हा सी बनी बेंच पर बैठ गया। इस तरह थोड़ी देर के लिए ही सही अकेला पड़ा बेंच और राहुल दोनों का अकेलापन दूर हो गया। थोड़ी देर में उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक पर्स पर पड़ी। कुछ देर राहुल ने लावारिस पर पड़ी पर्स को इग्नोर किया, लेकिन जब वो देखा कि यहाँ पर दूर दूर तक फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने पर्स को उठा लिया और सोचा कि इसे गार्ड को दे देना चाहिए ताकि ये पर्स सही जगह पहुँच जाए। राहुल पर्स अपनी जेब में रखकर बेंच से उठकर गेट की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में उसे पार्क में एक लड़की दिखी जो राहुल की तरह ही तन्हाई से जूझ रही थी। राहुल को लगा कि शायद ये पर्स उसी लड़की का होगा। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। पार्क में तन्हा लड़की की तरफ बढ़ते हुए राहुल सोचने लगा, कहीं ये पर्स उस लड़की का नहीं होगा, तब भी कहीं वो झूठ बोल दे कि हाँ मेरा ही है, इसलिए पर्स को खोलकर देख लेना चाहिए। देखा तो कुछ रुपए, एटीएम कार्ड, पैड व्हील्स, एक टूटी हुई ईयररिंग्स के अलावा और कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें पर्स में थी जो राहुल के समझ से बाहर थी। पर्स को जेब में रखते हुए उसने लड़की की तरफ बढ़ा। हेलो मैम, आई एम राहुल। हेलो। लड़की ने राहुल की बात को इग्नोर कर दिया। राहुल फिर बोला, आपका कुछ गुम तो नहीं हुआ है? राहुल के ये सवाल सुनते ही लड़की चौंक गई। अरे तुम्हें कैसे पता? मैं कल सुबह से परेशान हूँ। मेरा पर्स ना जाने कहाँ गुम हो गया, चारों ओर ढूंढ कर थक गई हूँ। आपको मिला क्या? हाँ मिला, लेकिन बताओ उसमें क्या क्या था? लड़की बोली, अरे यार उसमें मेरा एटीएम, ईयररिंग्स, बिल वगैरह कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जो दोबारा बनवाने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। ओके ओके लीजिए, ये आपका ही है। खोया हुआ पर्स हाथ में आते ही लड़की ने खुशी का इजहार किया। थैंक यू सो मच। आपको ये कहाँ मिला? उधर फॉरेस्ट लैंड में। वो ढूंढते ढूंढते उधर गई थी, लेकिन नज़र नहीं पड़ी। वैसे आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सामने सोसाइटी में एच ब्लॉक 4th फ्लोर पर रहता हूँ। और आप कहाँ रहती हैं? मैं भी इसी सोसाइटी में बी ब्लॉक में 2nd फ्लोर पर रहती हूँ। लड़का बोला, कमाल है, इतना करीब रहते हैं और आपको कभी हमने देखा नहीं। लड़की बोली, जी मैं अभी इसी हफ्ते से आई हूँ। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरा पिछले महीने यहीं के कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हूँ। यहीं पर पास ही में मेरा कॉलेज है और रायपुर की सहेली भी यहीं पर मेरे साथ रहती है। अच्छा, यहाँ आप रोज आती हैं? हाँ, 4-5 दिन से तो रोज आ रही हूँ। जगह बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांत, कुदरत और साइंस का बेजोड़ मेल है ये जगह। मैं पिछले 1 साल से यहीं पर भूत की तरह भटकता रहता हूँ, सुबह और शाम। चलो अच्छा है, अब अकेले नहीं भटकना पड़ेगा, अब भूत के साथ चुड़ैल भी भटकेगी। लड़की की इस बात पर राहुल हंस पड़ा। उसे याद भी नहीं कि इससे पहले इतनी जोर से कब वो हंसा था। जानती हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। राहुल की खुशी का कारण जाने बिना ही लड़की बोली, आज तो मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं दिन भर रूम पर ही रहूँगी। राहुल की छुट्टी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों झूठ बोल दिया। आज मेरी भी छुट्टी है, क्यों ना ब्रेकफास्ट एक साथ करें? लड़की बोली, कहाँ? जहाँ तुम कहो, पास के रेस्टोरेंट में, या बुरा ना मानो तो मेरे घर पर ही। राहुल की बात काटकर लड़की बोली, तुम खुद बनाते हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है, मैगी छोड़कर कुछ भी बनाओ, मैं आती हूँ। राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए शंका मिटाने के लिए उसने दोबारा पूछा, तुम मेरे फ्लैट पे आ रही हो? सच में आ रही हो? हाँ, लेकिन अगर आपको परेशानी हो
तो आप मेरे फ्लैट पे आ जाओ, लेकिन मैं खाना अच्छा नहीं पकाती हूँ। अच्छा, आप मजाक कर रही हैं। खैर छोड़िए, आप ऐसा करिए, आप 1 घंटे में आइए, मैं खाना तैयार करता हूँ। पता तो याद है ना, H ब्लॉक 4th फ्लोर। हाँ बाबा, याद है। आप चलिए, मैं आती हूँ। राहुल भाग कर अपने फ्लैट पर जाता है और लग गया ब्रेकफास्ट की तैयारी में। थोड़ी देर में ही दरवाजे की बेल बजी। राहुल बोला, आ जाओ अंदर। लड़की बोली, मैं जल्दी तो नहीं आ गई? अरे नहीं यार, बैठो, बस तैयार होने ही वाला है। लड़की बोली, क्या बना रहे हो? पनीर टिक्का, अभी पनीर लेकर आया हूँ, एकदम फ्रेश। अरे यार, मेरे वजह से परेशान हो रहे हो। चलो मैं भी हाथ बटा देती हूँ। दोनों किचन में एक साथ थे, लेकिन अभी तक राहुल को लड़की का नाम तक पता नहीं था। यार एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इस चुड़ैल का नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है, आयशा तांजीम। और सुनो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लड़की ने हंसते हुए कहा। सॉरी आयशा, मैं मजाक कर रहा था, वैसे पार्क में तुम्ही ने कहा था कि मैं चुड़ैल हूँ। राहुल की इस बात पर दोनों दोबारा फिर से हंस पड़े। दोनों ने एक साथ खाना खाया और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। बातचीत जॉब से शुरू हुई और फिर घर तक पहुंच गई। आयशा ने राहुल से पूछा, आपके घर में कौन कौन है राहुल? राहुल आयशा की बात को अनदेखा कर बोला, आयशा, मैं यहाँ पर अब तक अकेला था। दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली अब बहुत खूबसूरत हो गई है। आयशा ने राहुल की बातों में छिपे राज को भाप लिया और थोड़ी मुस्कुराई, फिर अपने आप को संभाल लिया और बोली, एक दिन की मुलाकात में जिंदगी की फासले तय करना बेवकूफ़ी है राहुल। राहुल बोला, जिंदगी के फासले तो पल भर में भी तय हो जाते हैं आयशा। खैर छोड़ो, अपने बारे में भी कुछ बताओ। आयशा बोली, इतनी जल्दी भी क्या है राहुल, कल की छुट्टी है, कल दिन भर बतियाएंगे। अच्छा ये बताओ, आज शाम को क्या कर रहे हो? मतलब शाम को क्या करने वाले हो? आज तो शनिवार है और कल रविवार, इसलिए कोई विशेष काम तो नहीं है, लेकिन रूम की साफ सफाई और स्टोर से कुछ सामान लाना है, उसके बाद बिल्कुल फ्री हूँ। आयशा ने कहा, ठीक है, शाम को मिलते हैं पार्क में। और ये कहकर आयशा ने अपने रूम की ओर चल दिया। शाम से पहले ही राहुल अपना काम निपटाकर पार्क में पहुंच चुका। उसने जब पार्क में गया तो देखा आयशा पहले से ही वहां पर बैठी हो। आयशा और राहुल की इसी पार्क में आज ही सुबह पहली मुलाकात हुई थी और शाम होते होते दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हो। फिर दोनों ने अपना बातचीत शुरू किया। आयशा, तुमने अपने परिवार के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। आयशा ने कहा, सब्र रखो, बताती हूँ, पहले तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मैं लखनऊ से हूँ आयशा, लेकिन मेरे दादा का घर आगरा में है। जब मैं छोटा था तभी मेरे पापा लखनऊ हमें लेकर आ गए और तभी से हम यहीं बस गए और लखनऊ में ही मेरा घर भी है। पिछले साल तक मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन कोरोना के वक्त मेरी माँ का भी डेथ हो गया। ये सुनकर आयशा ने कहा, हो, आपकी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ राहुल। मेरी माँ के जाने का शौक मुझे भी है, लेकिन वो मेरी सौतेली माँ थी आयशा। ओ, तो आपके पिता ने दूसरी शादी की? हाँ। खैर छोड़ो, अब तुम अपने बारे में बताओ आयशा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने जल्दबाजी में क्यों रहते हो राहुल, रिश्तेदारी जोड़नी है क्या? आयशा ने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। राहुल, आपने बताया कि आपके दादा आगरा से हैं। मेरे माँ बाप भी आगरा से ही थे। मेरी माँ मुस्लिम थी, जिसे एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया। दोनों के बीच मजहब की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इन दीवारों के बीच एक होना नामुमकिन था। फिर भी ये दोनों मिल कर रहे। मिलते मिलते इसी बीच माँ प्रेग्नेंट हो गई। समाज में ज़्यादा बेइज्जती न हो जाए, इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों भागकर रातों रात रायपुर चले गए। मेरी माँ का पहले बेटा हुआ। बेटे के पैदा होने के 3 साल बाद मैं पैदा हुई। अब्बू ने किराए पर छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें अब्बू और अम्मी दोनों साथ मिलकर काम करते थे। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चलने लगा तो अब्बू ने अब अपने ही निजी रेस्टोरेंट लेकर के चलाने लगे और फिर जल्द ही रिहायशी इलाकों में अपनी निजी जमीन लेकर घर भी बनवा लिए। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद सब कुछ अचानक बदल गया। एक दिन अब्बू अचानक गायब हो गए और कहीं नहीं मिले। माँ ने खूब ढूंढा, पुलिस रिपोर्ट भी किया, आगरा तक पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अच्छी बात ये थी कि अब्बू ने अम्मी के अकाउंट में ढेर सारे रुपए छोड़ कर गए और चलता फिरता जो रेस्टोरेंट था वो माँ ने बखूबी उसे संभाल लिया। अब्बू के गायब होने का गम माँ अभी तक नहीं भूली, क्योंकि पिछले साल जब मैं एडमिशन के लिए यहाँ बोली तो मम्मी बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे घर से जाने के बाद
वो बिल्कुल तनहा अकेली हो जाती। लेकिन माँ ने ये चिंता मुझ पर जाहिर ना होने दी और मुझे मोटिवेट किया कि आयशा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और मेरी चिंता मत करो। आयशा की ये बात सुनकर राहुल थोड़ी देर खामोश हो गया और थोड़ी देर के लिए पार्क में भी चारों तरफ सन्नाटा हो गया। फिर राहुल ने अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए आयशा से पूछा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था आयशा? अरुण दीक्षित। और मेरी माँ का नाम तांजीम आरा। मैंने अपने नाम के आगे माँ का ही नाम लगाया है क्योंकि अब्बू को मैंने देखा नहीं। मेरे लिए मेरी माँ, बाप और मेरी सारी दुनिया मेरी अम्मी ही है। आयशा की बात सुनकर राहुल बेचैनी जैसा महसूस करने लगा। उसने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए आयशा से कहा, आयशा, जन्म देने वाली माँ की ममता की अहमियत मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे माँ की ममता का एहसास हो रहा है। उस माँ को मेरा सलाम जिसने इतना कुछ झेलने के बाद भी तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। बातों बातों में शाम ढल गई, पता ही नहीं चला। चलो घर चला जाए, सुबह मिलेंगे इसी जगह पर। घर लौटकर राहुल सदमे में था। सुबह से शाम के बीच उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो घर पहुंचते ही बिस्तर के कोने में पसर गया और टकटकी लगाए छत के पंखे की ओर देखता रहा। आयशा का चेहरा उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था क्योंकि आयशा कोई और नहीं उसकी सगी बहन थी जिसे उसके पिता बचपन में छोड़ आए थे। उसे याद आया कि कैसे उसका बचपन गुजरा। वो 3 साल का था जब उसके पिता उसको लेकर लखनऊ आ गए थे और यहीं उन्होंने शादी कर ली थी। इस तरह राहुल को एक माँ तो मिल गई, लेकिन वो असली वाली माँ नहीं थी जिसे याद कर राहुल वर्षों से आंसू बहाया करता था। माँ के धुंधले से चेहरे के अलावा राहुल को कुछ भी याद नहीं। उसके बीते हुए कल से वक्त ने इस कदर मिलवाएगा, राहुल ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था। राहुल की पढ़ाई लखनऊ में ही पूरी हुई और 1 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लिए नोएडा आ गया था। राहुल रात भर यही सोचता रहा। उसे एक पल की नींद नहीं आई। फिर सुबह हो चुकी थी। पार्क में मिलने के लिए उसने आयशा से वादा किया था, लेकिन अब वो किस मुंह से वो आयशा के सामने जाए? वो आयशा से नजरें कैसे मिलाए? आयशा उसी बाप की बेटी थी जो 20 साल पहले उसे छोड़कर भाग गया था। आयशा उसकी छोटी सगी बहन थी। ये सब आयशा को वो किस मुंह से बता पाएगा? यही सोचकर राहुल अपने फ्लैट से बाहर निकला ही नहीं। सुबह के 9 बज चुके थे। राहुल टॉयलेट में था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसे डर था कि पार्क में राहुल को न पाकर आयशा सीधे उसके घर आ जाएगी और उसका ये डर सही साबित हुआ। दरवाजे पर आयशा ही थी। राहुल उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए किचन में चला गया। राहुल के इस बर्ताव को देखकर आयशा को थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए आयशा ने पूछा, सब ठीक तो है ना राहुल? तुम पार्क में नहीं मिले तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो। तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं चली जाती हूँ। राहुल ने कहा, चाय पी कर जाना, चढ़ा दी है। राहुल का ये जवाब सुनकर आयशा राहुल के पास आ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या बात है राहुल, तुम कल वाले राहुल तो नहीं लग रहे हो। रात भर में ऐसा क्या हो गया, बताओ तो जरा। राहुल ने अपने कंधे पर पड़े आयशा के कोमल हाथ को हटाते हुए कहा, कुछ नहीं आयशा, प्लीज बस मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल की बात सुनकर आयशा सोफे की ओर बढ़ी और वहां से पेन उठाकर एक कागज पर कुछ लिखी और बोली, मैं अपना नंबर लिख दी हूँ और यहाँ रख देती हूँ, जब मूड सही हो तो कॉल कर लेना। ये कहकर आयशा चली गई और राहुल अपने फ्लैट में फिर से अकेला था। लेकिन अब वो केवल तन्हाइयों से ही नहीं बल्कि वो अपने अतीत से भी जूझ रहा था। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन राहुल ने आयशा के फोन पर एक बार भी कॉल नहीं किया। आयशा को चिंता होने लगी और अब तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आने लगा कि उसके पास राहुल का नंबर तक भी नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आया कि राहुल से ऐसी मुलाकात ही हुई थी कि नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर आयशा को लगा कि राहुल के फ्लैट पर हमें फिर एक बार जाना चाहिए, क्या पता राहुल को इस वक्त उसे ज़रूरत हो। इसी बहाने राहुल का फ़ोन नंबर भी ले आएगी। फिर जब वो फ्लैट की तरफ गई तो देखा कि राहुल के फ्लैट पर ताला लगा है। सोसाइटी के गेट पर गार्ड से जाकर राहुल के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया है। राहुल के गए 1 हफ्ता बीत चुके थे। अब आयशा को राहुल से हुई एक दिन की मुलाकात किसी हसीन ख्वाब की तरह लग रहे थे। राहुल को लेकर आयशा बहुत चिंतित थी।
उसने राहुल की सोसाइटी से राहुल का फ़ोन नंबर ले लिया था, लेकिन नंबर वो अब तक स्विच ऑफ था। आयशा उदास रहने लगी। इसी बीच कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां मिली तो आयशा रायपुर जाने का मन बना लिया। सोची कुछ दिन माँ के साथ रहेगी तो मन हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वो रायपुर की ओर निकल पड़ी। नोएडा में आयशा के लिए कोई अच्छे दोस्त अभी तक बने नहीं थे। राहुल भी मिला, लेकिन वो भी धोखेबाज ही मिला। आयशा का नंबर होते हुए भी एक बार भी कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया। अब माँ ही थी जो आयशा के सच्ची हमदर्द और दोस्त और उसके लिए सब कुछ थी। आयशा ने राहुल से हुई अजीबोगरीब मुलाकात को माँ से सब कुछ साफ साफ बता दिया। आयशा की बात को सुनकर माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो गायब हो जाते हैं। रायपुर में आए आयशा को 2 हफ्ता बीत चुके। अब वो माँ के साथ इतना बिजी हो गई थी कि उसके लिए नोएडा बहुत दूर था, लेकिन पढ़ाई के लिए तो जाना ही था। फिर वो अपना टिकट कंफर्म करवा कर अपनी तैयारी में जुटी थी। माँ भी उसकी तैयारी में उसका हाथ बटा रही थी। तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी और आयशा ने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, आयशा, मैं राहुल बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो? राहुल की बात सुनकर आयशा गुस्से को काबू नहीं कर पाई और बोली, मैं सुन रही हूँ राहुल, बोलो क्या बात है? राहुल बोला, तुम कहाँ हो? आयशा ने जवाब दिया, जहन्नम में। राहुल बोला, देखो आयशा, तुम गुस्सा मत करो, मैं लखनऊ में हूँ, तुम कहाँ हो? आयशा ने कहा, तुम लखनऊ रहो चाहे जहाँ भी रहो या जहन्नम में रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं इस वक्त रायपुर में हूँ अपनी माँ के पास और कल ही की टिकट है, मैं कल नोएडा आ रही हूँ। राहुल ने कहा, तुम अभी वहीं रुको, मैं खुद वहीं रायपुर आ रहा हूँ। आयशा बोली, क्यों? मैं नोएडा आ रही हूँ ना, वहीं मिलकर बात कर लेना। राहुल बोला, नहीं आयशा, प्लीज तुम अपनी टिकट कैंसिल करवा लो, मैं फोन रखता हूँ। आयशा हेलो हेलो करती रही, लेकिन राहुल का फोन कट गया था। इधर से फिर फोन करने के बाद राहुल ने टिकट कैंसिल करवाने की ही बात कही। अब आयशा को राहुल के मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा। वो खुद पर भी गुस्सा कर रही थी कि एक पागल के साथ उसने वक्त जाहिर किया। फिर राहुल का मैसेज आया कि प्लीज आयशा, तुम कल वाली टिकट कैंसिल करा लो क्योंकि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इस मैसेज के बाद आयशा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। राहुल को लेकर आयशा अपने मन में न जाने क्या क्या ख्वाब पाले हुए थी, लेकिन राहुल के इस कॉल ने आयशा को बेचैन कर दिया। वो सोच रही थी कि माँ को इसके बारे में क्या बताया जाए। तभी माँ उसके कमरे में आ गई। आयशा कुछ बोलती कि माँ बोल पड़ी, राहुल का कॉल था ना। माँ करीब आई और आयशा के बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा, राहुल से ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उतर गया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आयशा ने राहुल से हुई सारी बातें माँ से बता दी। माँ ने मामले को थोड़ी देर सोचकर कहा कि अगर राहुल आना चाहता है तो उसे आने दो या फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। आयशा ने कहा, माँ, मुझे शक हो रहा है, मुझे वो सनकी लग रहा है, वरना वो पूरी बात तो बताता। माँ ने आयशा का फ़ोन लेकर राहुल का नंबर डायल कर दिया। हेलो हेलो, मैं आयशा की माँ बोल रही हूँ। उधर से आवाज़ आई, माँ, मैं आ रहा हूँ। और इतना ही कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। राहुल की ये बात ना तो आयशा को समझ में आई, ना ही माँ को। फिर आयशा ने नोएडा की टिकट कैंसिल करवा दी। आयशा सोच रही थी कि ये क्या हो गया, आखिर एक दिन की मुलाकात में कोई ऐसा ये कैसे कर सकता है? जब मिलने की इतनी ही बेताबी थी तो उस वक्त गायब क्यों हुआ? अगर कोई बात भी थी तो मुझसे बता भी देता। मुलाकात के वक्त तो इतनी बकवास कर रहा था, उसके बाद अचानक उसे क्या हो गया? उसे मेरी याद कैसे आ गई? फिर मिलने के लिए इतना बेताब क्यों हो गया? और मैं रायपुर में कहाँ रहती हूँ ये तो मैंने उसे बताया ही नहीं। फिर वो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? सोच सोच कर आयशा परेशान हो रही थी। जैसे तैसे रात बीती। अब सुबह के 5 बज गए थे। अभी आयशा बिस्तर पर ही थी कि दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आयशा की माँ भी अभी जगी नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजी तो आयशा दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसका शक सही निकला। दरवाजे पर खड़ा राहुल ही था और उसके साथ एक अधेड़ उम्र का एक आदमी भी था। आयशा को सामने देख राहुल उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। आयशा कुछ समझ पाती इससे पहले ही राहुल के साथ आए एक अधेड़ आदमी उसके सर पर हाथ रखकर वो भी रोने लगा। आयशा बहुत हैरान हुई और उसने चिल्लाते हुए राहुल से कहा, राहुल, तुम रो क्यों रहे हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? राहुल ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए और खुद को संभालते हुए आयशा से बोला, आयशा, अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी अभी सो रही है, आइए अंदर बैठिए, तब तक मैं अम्मी को जगा कर ला रही हूँ।
थोड़ी देर में आयशा की माँ अंदर बैठक में वो भी शामिल हुई और आयशा की माँ उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखते ही उसे गले लगकर रोने लगी। आयशा कुछ समझ पाती इससे पहले राहुल उसके करीब जाकर बोला, आयशा, ये हमारे पापा और तुम्हारे अब्बू हैं। ये सुनकर आयशा के पैर तले जमीन खिसक गई। अब उसे ये सारा माजरा समझ में आ गया कि राहुल उसका बड़ा भाई है। शाम तक घर का पूरा माहौल बदल चुका था। एक परिवार जो 20 साल पहले अधूरा हो गया था, आज वक्त ने फिर से उस परिवार का मुकम्मल कर दिया। राहुल के पिता अपने कर्म पे वो बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी का क्या फायदा जिसमें कोई 20 साल तक तड़पा हो। माँ और बेटी के सामने बाप और बेटा एक गुनहगार की तरह बैठे हुए थे। 20 साल पहले बिछड़े बेटे को पाकर माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आयशा के सामने सिर्फ एक पक्ष था, केवल माँ का पक्ष, लेकिन अब्बू के घर आते ही उसे अब्बू का पक्ष भी मालूम हुआ। उसके अब्बू मजबूर थे, क्योंकि तंजीम के साथ घर छोड़ने की सजा उनके पिता और घर वाले भुगत रहे थे। बेटे के करतूत की वजह से उनके पिता को समाज से अलग कर दिया गया था और आयशा के पिता के बहनों की शादी नहीं हो रही थी। इधर रायपुर में अरुण तंजीम के साथ कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उधर अरुण का परिवार बदहाल होता जा रहा था। घर की खबरें अरुण को लगातार मिल रही थी। इस बीच बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना कर अरुण अपने घर आगरा पहुंचा। रुपयों से दिल की जख्म भरने की कोशिश की, लेकिन इसमें अरुण कामयाब नहीं हुआ। घर वालों ने शुद्धिकरण की शर्त रखी और उसके लिए लखनऊ की एक ब्राह्मण लड़की से उसकी शादी तय कर दी। अरुण हालातों से मजबूर हो गया और उसने जिंदगी का कठोर फैसला ले लिया। वो फिर रायपुर आया और अपने 3 साल के बेटे को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। रायपुर से फिर वो आगरा नहीं गया, बल्कि वो लखनऊ चला गया। परिवार के शर्त के अनुसार उसने वही शादी कर ली। उसके शादी के बाद अरुण के दोनों बहनों की शादियां भी हो गईं। इस तरह अरुण के परिवार पर जो कलंक लगा था वो मिट गया। पिछले 20 सालों तक अरुण अपने किए पर पछताता रहा, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी बीवी मेरे द्वारा बनाए बिजनेस से वो खुद का गुजारा कर लेगी और बेटी को भी पढ़ा लिखा कर कामयाब कर देगी। 20 साल बाद ही सही, लेकिन फिर अरुण अपनी तंजीम के पास लौट आया था। तंजीम ने भी अपने शौहर को माफ़ कर दिया। कोरोना के वक्त जब अरुण की दूसरी बीवी की डेथ हुई तो अरुण ने अपने बेटे राहुल से सब कुछ निमा के बारे में सच सच बता दिया। राहुल की पढ़ाई हो गई, जॉब लग गई, वो नोएडा आ गया, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा थी कि मैं एक बार रायपुर जाकर अपने परिवार को जरूर मिलूंगा और मैं ढूंढ लूंगा। संयोग ऐसा हुआ कि उसे आयशा मिल गई और आयशा की कहानी सुनने के बाद उसे सब कुछ पता चल गया। शाम के समय रायपुर की गलियों में एक बार फिर से राहुल और आयशा एक साथ घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक दुकान के सामने आयशा राहुल से बोली, 2 मिनट रुकना, मैं जरा शॉप से पनीर लेकर आ रही हूँ। लेकिन फिर जींस की जेब पर तोड़कर बोली, ओह बस तो घर छूट गया है, चलो बाद में ले लेंगे। मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो रोहित ने कहा, भुलक्कड़ हो तभी हम लोग फिर मिल पाए, और उस वैलेट का भी तुम अपने शुक्रिया अदा करो जिसे तुम पार्क में भूल कर आ गई थी। आयशा ने राहुल का हाथ पकड़कर उससे कहा, अब्बू ने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया। तुम्हारे साथ दुनिया की हर लड़की खुद को बेहतर महसूस करेगी। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मेंटल समझ लिया था। राहुल ने झट से जवाब दिया, चुड़ैल को तो सब मेंटल ही नजर आएंगे ना। और दोनों ठहाका लगाकर हंसते हुए घर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि मजहब की दीवारें न हो तो कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती हैं। अगर धर्म की बंदिशें ना होती तो अरुण और तंजीम को घर से भागने की नौबत ही नहीं आती। इस तरह एक ही परिवार को अलग अलग बिखर कर 20 साल तक भटकना नहीं पड़ता। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।